अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नोमान अहमद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है और उसका नाम है सोराइसिस। सोराइसिस दोस्तों, हम जानेंगे सोराइसिस है क्या, इसकी कुछ जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोराइसिस जो है ये तमाम बीमारियों की माँ समझी जाती है और इसका मादा जो है जिस्म से रगड़ रखता है, यानी रगड़ की वजह से इसके मादे का ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है। सोराह ज़दा मरीज़ के बिस्तर पर लेटने से सोराह हो सकता है, कपड़ा या तौलिया इस्तेमाल करने से, खारिश ज़दा वाली औरत जो हामला अपने बच्चों को दूध पिलाए उससे सोराह होने का ख़तरा होता है। और ये छूत की बीमारी है, ये बहुत ही ज़िद्दी और मुस्तकिल बीमारी है। तो जिस्म का कोई हिस्सा इसकी तबाहकारियों से महफूज नहीं रह सकता। सोराह पूरे जिस्म पर छाए रहने के बावजूद दूसरे जहरों से मिलकर तबाही का सबब बनती है। सोराह बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है दोस्तों। तो सोराह की एक किस्म ये भी है कि जिस्म के अंदर ख्वाबीदा होकर रहती है, सोई हुई रहती है। जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो सोराह के जागने का ख़तरा होता है। इंतहाई डेंजरस डिसीज़ है। डॉक्टर हानीमन वो पहली शख्सियत है जिसने सोराह के मुज़मन में आज़म, एक हाद होता है, एक मुज़मन होता है। मुज़मन को हम क्रॉनिक कहते हैं और हाद जो होती है वो एक्यूट होती है। तो इसकी जो आप कह लें कि मुज़मन कंडीशन जिसे आप क्रॉनिक स्टेट कहते हैं उसके बारे में बताया डॉक्टर हानीमन ने, और उन्होंने इसको तमाम बीमारियों की जड़ करार दिया। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई बीमारी पैदा होती है, जब किसी डिसीज़ के पैदा होने का ख़दशा होता है या वो लाहिक हो जाती है तो इससे कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सोराह हर मरतबा अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर लेती है। सोराह ना हो तो दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो मिट जाएं। सोराह ही तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर सोराह ना हो तो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। सोराह ही है जिसकी वजह से तमाम बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं। तो सोराह की अलामात के बारे में हम जानते हैं। सोराह की जो इलामात हैं, सोराह के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सोराह की जो पहली अलामत है वो ये कि ज़हन हमेशा बिला वजह बेचैन रहता है और हर वक्त खौफ, ख़तरा और हिरास बंदे को लाहिक रहता है। वजह कह दिया मैंने। दूसरी इसकी जो अलामत है वो ये है कि हौसला जो है वो कम हो जाता है। जो पेशेंट है उसका हौसला डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सर में खून का इजमा रहता है, यानी खून जमा हुआ, ऐसे महसूस होता है जैसे सर में खून जमा हुआ है। दम घुटता है, बेचैनी और पसीना जो है वो इंसान को लाहक हो जाता है। बाल गिरते हैं, बालों के गिरने का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों में पेट के कीड़ों की मौजूदगी का एहसास होने लगता है और बच्चों का पेट जो है वो फूला रहता है। इसी तरह अगर बच्चों और बड़ों में नक्सीर फूटती है तो वो भी इसकी एक अलामत हो सकती है। अक्सर जो है वो हाथ ठंडे रहते हैं, पसीना आता है और हाथों की तलियां जो हैं उनमें जलन का एहसास बंदे को होता रहता है। इसके अलावा बिला वजह इंसान को ज़ुकाम रहने का अंदेशा होता है। इंसान को लगता है जैसे उसे ज़ुकाम महसूस हो रहा है। इसी तरह नाक बंद रहता है इंसान का और पिंडलियों और बाजुओं में तशन्नजी ईंठन होती है, ऐसे सख्ती रहती है बंदे की। जो पिंडलियाँ होती हैं उनमें और टांगों में। मरीज़ जो है वो सोए हुए, लेटते हुए उसकी टांगें जो हैं वो फड़कती रहती हैं, ऐसे जैसे कह लें कि रेशा तारी हो जाता है। इसी तरह बदन जो है उस पर खारशी दाने निकलते हैं। वो दाने किसी जगह पर भी हो सकते हैं। मरीज़ बिला वजह बाज़ अशिया से रोहबत और बाज़ से नफ़रत करने लग जाता है। बाज़ चीज़ें उन्हें लाइक करने लग जाता है और बाज़ चीज़ों को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। मौसमों की निस्बत किसी इलाके में कमी या इजाफे की वजह से भी इसके सिम्टम्स जो हैं वो देखने में आए हैं। इसके सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं। इसी तरह चलते उठते बैठते हड्डियाँ जो हैं वो चटकना शुरू हो जाती हैं। सुबह उठते वक्त मुंह का जायका तुर्श रहता है। बग़ैर पखाने के आपको अजीब सी कैफियत होने लग जाती है। बेख्वाबी यानी नींद पूरी नहीं होती और इसके मुतालिक दम घुटने का एहसास आपको होता रहता है। पुरज़ोर आवाज़ में खराटे पेशेंट जो है वो लेता है। हाथों पैरों की बुआइयाँ जो होती हैं वो फूट जाती हैं। एड़ियों के अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। जिनसी तलब इंसान की बढ़ जाती है।
قبض اور اسہال یکے بعد دیگرے جو ہے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ناک میں کھرنڈ بنتا ہے، ایسا زخم ہوتا ہے جس کو بار بار انسان ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ پھر لگ جاتا ہے. عورتوں میں حیض جو ہے وہ کبھی زیادہ اور کبھی کم ہونے لگ جاتا ہے. جسم میں درد بیٹھنے اور اٹھنے سے زیادہ ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے بھی وہ درد بڑھتا ہے. مریض چڑچڑپن کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری نقصان دہ بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں. اسی طرح دانے نکل آئیں تو ان میں خارش ہونے لگ جاتی ہے، ان میں سے مواد بھرا رہتا ہے. سکن سورائسس کے ساتھ سکن ایگزیما ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں ایسے پیشنٹ کی جس کو سورائسس ہو چکا ہے اور بے تکی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہم جانتے ہیں ہومیوپیتھی میں ہم سورائسس کا علاج کیسے کرتے ہیں. ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کرنے کے لیے ایڈل 12 اس کے لینے کا طریقہ ایڈل 12 20 ml کی فائل میں آتی ہے. اس کے 10 ڈراپس دن میں 3 سے 4 دفعہ لیے جاتے ہیں. ایڈل 12 کے ساتھ جرمنی کی ہی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن اور ہے جو سورائسس کے کیس میں بہت اچھا ورک کرتی ہے. اس کا نام ہے R65. سکن ڈیزیزز ہوں یا کوئی سورائسس کا کیس ہو تو اس کیس میں R65 سے بہتر دوائی آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی ہے. تو سب سے پہلی میڈیسن ایڈل 12 ہے، میں یہاں پر پکچر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. اور دوسری میڈیسن R65. اس کے علاوہ بایو کمبینیشن نمبر 20 جو ہے وہ سکن ڈیزیزز کے کیس میں دیا جاتا ہے. R65 کے بھی آپ نے 10 قطرے دن میں 3 سے 4 دفعہ لینے ہیں. ایڈل 12 کے بھی 3 سے 4 دفعہ 10 قطرے 1/4 گنگنے کپ پانی میں. اور جو بایو نمبر 20 ہے اس کی آپ نے 4 گولیاں دن میں 4 سے 5 دفعہ لینی ہے. آہستہ آہستہ 1-2 ماہ کے اندر آپ کا سورائسس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں سے 6 سے 7 ماہ لگ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.